हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी टेट एस एस टी का एक स्पेशल क्लासेस पे। तो आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे जो कि सी टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक घंटा में पूरी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करते हैं, क्या विचार करना है। कह रहा है कि तवारीख को शिक्षित व्यक्ति द्वारा उर्दू में लिखी गई है। तो यहाँ पे पहली ये उर्दू भाषा में तो शायद यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, उर्दू भाषा में नहीं लिखी गई है, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे एक नंबर किया। दूसरा कह रहा है कि तवारीख के लेखक नगर में रहते थे। हाँ, ये बात सच है। जो तवारीख के लेखक वो नगर में रहते थे। 3 नंबर में कह रहा है कि ये प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ढेर सारे आशा में लिखा करते थे, ये बात भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। एक तो कट गया है तो 2 और 3 यानी 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 यहाँ पे बी। हमारा आंसर निकल के आ गया बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये उसका व्याख्या दिया गया है, 2 और 3 इसका आंसर निकल गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे संबंध रखते थे, वही कह रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को देखना है कि कांस्य युग से यानी ब्रॉन्ज से, या तांबा, या पीतल, या लोहा। तो हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो कोई जगह में प्रमाण कांसा का मिला है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज का कोई जगह में इसका प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ये उनका देखिए आंसर दिया गया है ना, व्याख्या दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। करते हैं, क्या कह रहा है। इतिहासकार समय को केवल घंटों और वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। तो इतिहासकार तो ऐसा तो कभी सुना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। कथन बी कह रहा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल राइट। हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज और संगठन जो है, उसको आने वाला परिवर्तन को दर्शाता है ये समय का हिसाब से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये गलत है, बी सही है। ये ये गलत है, बी सही है। कहाँ है भाई? ये तो डी नंबर में। आगे हम लोग देखेंगे। ये तो देखिए उसका व्याख्या है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए नेगेटिव पूछा है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे नेगेटिव पूछा है, कहाँ पे पॉजिटिव पूछा है। नहीं तो आप सही पढ़ के और गलत लगा के आ जाओगे। मतलब आपको पता है बट आप गलत चूज करके आ जाओगे। इसका आरंभ ईसा मसीह के जन्म वर्ष से माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म से पहले वर्ष को इंगित करता है। नहीं भाई, ये जन्मों के पहले वर्ष नहीं, उसका जन्म वर्ष से माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का गलत हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। नहीं भाई, किया गया है। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी असत्य है। नहीं, सभी असत्य को नहीं है। तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा बी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे फटाफट जल्दी से। 8वीं और 18वीं सदी के मध्यम विभिन्न क्षेत्रों में साजी वास्तुकला शैलियों पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं भाई, क्योंकि बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों पर परस्पर संस्करण होना। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है। जो 8वीं से 18वीं सदी के मध्यम जो विभिन्न क्षेत्रों में साजी वास्तुकला मिलते हैं, ये बात भी सच है। और ये बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और उसका परस्पर संबंध भी रखता था। तो हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर ए। तो बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, जब हम लोग का आंसर ही निकल के आ गया। तो फिर इसका व्याख्या दिया गया है, देखिए। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, देखिए कथन ए क्या कह रहा है
कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम, अच्छा चरक से पूछा गया सवाल है ये, देखिए चरक के एक वेद पैदा हुए। अच्छा, वैद्य वैद्य पैदा हुए। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 यानी 360 हड्डियां होते हैं। ये तो कथन तो सही लग रहा है। कथन बी कह रहा है दांतों के जड़ों और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे। तो ये भी सही है। उन्होंने दांतों का जोड़ों और उपस्थिति जितना भी हड्डी था कुल मिला करके 360 हड्डी बताए थे चरक ने। तो ये भी बात सही लग रहा है। तो दोनों बात सही है। तो दोनों बात सही है, 1 नंबर आंसर निकल कर आ जाएगा हम लोग का। ये देखिए उनका व्याख्या दिया गया है ना, 2000 साल पहले और 360 60 हड्डियाँ, और रचना किया था तो 60 से काफी ज्यादा है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लघु रचनाएं तथा इनमें देवी देवताओं से संबंधित कहानी यानी कथाएं भी सम्मिलित है। अच्छा, किसमें सम्मिलित है भाई? ऐतिहासिक लेख में। हाँ, ऐतिहासिक लेख में तो होता ही है, लेकिन महाकाव्य इम्पोर्टेंट है। महाकाव्य ये प्राचीन से पूछा गया है सवाल है। तो यहाँ हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा महाकाव्य। ठीक है, वृतांत नहीं, संदर्भ नहीं भाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं क्या विचार करना है। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्ठ के शासन के समय हुआ था। हाँ हुआ था भाई। एक क्या, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या थी मुख्य विशेषताएं? बौद्ध बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही कुछ ही संकेत एवं बौद्धिक अवस्थाओं के माध्यम से दर्शाई जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर एक निकल करके आ गया है। तो एक सही है परंतु दो गलत है, डी नंबर में आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल। उसके बाद कुषाण, देखिए यहाँ पे सिल्क रूट जो था वो हमारा भारत का उत्तर पश्चिम भाग में यानी जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो वाला रूट था। उस समय हमारा कुषाण जो कुषाण वंश थे उस उन्होंने अच्छे से नियंत्रण रखा था, और उसमें कर भी बहुत सारा वसूल करते थे। दूसरा कथन कह रहा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया। बिल्कुल किया है। एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। अच्छा अच्छा, हाँ राइट राइट। तो कुषाण जो है उधर मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया, बिल्कुल किया है भाई। उसके बाद सने सबसे पहले सने के सिक्के भी जारी करते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही निकल करके आ गया हमारा। अभी यहाँ पे निम्नलिखित कथन को सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान कुछ दिया गया है। इधर प्लांट्स है, इधर चंद्रमा की संख्या है। तो हम लोग को मिलान करना है। यानी कौन सा मिलान निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छा, गलत नेगेटिव पूछा है। देखिए जहां इस तरह का पूछेगा तुरंत उसको मार्किंग करना है कि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, नहीं तो सही कभी गलत करके आओगे। तो देखिए मंगल का 2, हाँ ठीक है मोटा मोटी। बृहस्पति का 95, ये नासा का डेटा है। ठीक है 95, ठीक है नासा का डाटा 95। यूरेनस 29, ये भी ठीक है। और उनका 29, ये भी ठीक है मोटा मोटी। और नेपच्यून नेपच्यून का 10 प्लस बताता है भाई, 16 के आसपास बताता है। हम लोग का ये डी गलत है, डी नेगेटिव है। ठीक है, डी नेगेटिव है। तो हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय खुलने का समय पूर्वाह 9 बजे है। भारतीय मानक समय है, जो कि हम लोग हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है। इसको याद रखना। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय है। और चंडीगढ़ के पास
76 डिग्री 45 मिनट पश्चिम देशांतर। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और उसके बाद पर कोलकाता आपके पास 88.85। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर होगा। क्रमशः परिस्थिति, केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए एक न्यू वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं कैसे इसको निकालते हैं। ये इसको मेन चीज इसको याद रखना है, 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय रेखा है, इसी से निकलेगा। और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 8:37 पूर्वाहन और 9:23 पूर्वाहन क्रमशः। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार, दक्कन पठार तो आप लोग को पता ही होगा, भारत का जो दक्षिण भाग में फैला हुआ विशाल पठार है, उसी को दक्षिण दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है ना। तो सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा तो है ही, विंध्याचल है, लेकिन हम लोग का भौतिक विशेषता का बात किया है ना, भौतिक विशेषता, भौतिक विशेषता का बात किया है। तो यहाँ पे साइद्री हो जाएगा, साइद्री एक भौतिक विशेषता रखता है, जिसको हम लोग पश्चिम घाट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सी हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया, मिलान करें, उचित विकल्प का चयन करें। अच्छा, तो मिलान करना है, कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। ठीक है, तो करते हैं भाई मिलान। तो संगमरमर से क्या हो जाएगा? संगमरमर से कायांतरिक आ जाएगा, कायांतरिक, बिल्कुल ठीक है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर कहाँ आ जाएगा? बलुआ पत्थर कहाँ आ जाएगा? बलुआ पत्थर आ जाएगा आपका, ग्रेनाइट आ जाएगा आपका, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आ जाएगा अग्निय सेल में। कोयला आ जाएगा जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन में। राइट राइट, बलुआ पत्थर आ जाएगा अवसादी। तो देख लो भाई कहाँ मिल रहा है। ए का मिल रहा 4 से, ए का 4 से सब, ए का 4 यहाँ है, और ए का 4 यहाँ है, एक आचार्य यहाँ मिल गया है। तो एक तो मिलने से ही सारा मिल गया होगा, देख फिर भी मिला रहते। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान, बी का 1, ठीक है, मिल गया। सी का 2, सी का 2 मिल गया। डी का 3, डी का 3 मिल गया भाई, हमारा आंसर निकल करके आ गया। ये आंसर हमारा राइट ऑफ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई, यहाँ पे सही पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है ग्रह, राइट ऑफ द आंसर। बी, ये केवल चट्टान से बने हैं, केवल चट्टान से नहीं होता भाई, केवल चट्टान गलत हो जाएगा, तो यहाँ गलत हो गया। उसके बाद ये सभी ग्रह अपने चांद होते हैं, अरे भाई ये भी सभी ग्रह का चांद नहीं है भाई, बुध का चांद नहीं, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए, सिर्फ ए, केवल ए, सी में है केवल ए, राइट ऑफ द आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है भाई, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चयन करते हैं भाई। आहत सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के कहाँ है भाई? आहत सिक्के डाई, देखिए आहत सिक्के, आहत नाम से ही पता चल रहा है कि डाई से पीट पीट के जो बनाया है उसी को आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, तो एक आचार्य हो गया, एक आचार्य यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में एक आचार्य है। उत्तर चमकीले उत्तर चमकीले पत्र, यानी बी का हो जाएगा, बी का 3 में हो जाएगा, बी 3, मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन। ठीक है, उसके बाद एफोरा, एफोरा है आपका एफोरा लंबे दरार हाथों वाला पात्र, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एरिटन बी आर हो जाएगा, मोहर लगे चमकदार बर्तन। ठीक है, कहाँ मिल रहा है भाई हमारा? ए का यहाँ है, ठीक है, बी का 3, सी का 2, डी का 1, राइट ऑफ द आंसर 4, राइट। नेक्स्ट आता है, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि ऐसे भूमि का स्वामी जहां से भू राज्य उसूल जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है उनकी उम्र 25 से 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। नहीं भाई, यहाँ 35 था,
25 नहीं 35 था। तो ये हमारा गलत हो गया। सी कह रहा है उनके पास अपना घर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए भाई। उन्हें वेदों का ज्ञान, हाँ वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा A C D। A C D राइट ऑफ द आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदी यानी जो बंदरगाह कहते हैं जिसको, ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है बहुत बार सीटेट में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसका साक्ष्य मिला है तो वहाँ पे लथोल से मिला है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है, ये बंदरगाह है ना, तो वहीं से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था। तो कर संग्रह नहीं था उनका, न्याय और शासन में राजा को सलाह देना। हाँ बिल्कुल राइट ऑफ द आंसर बी। न्याय और शासन में राजा को सलाह देना उसका मतलब इनका मुख्य कार्य था। ठीक है, ये सभा का और समिति का, ठीक है, समिति है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। हाँ ये सब कुछ क्वेश्चंस आता है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए जेम्स प्रिम्स ने पहली बार पढ़ा था अशोक के जो अभिलेख है, नहीं तो बहुत दिन तक ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई पढ़ नहीं पाया था इसको। फिर बहुत सारे गुफाएं भी पता चला इस अभिलेख को पढ़ के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, इसी को दिया गया है किसने लागू किया था। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ए है कार्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंगम। तो हम लोग के अनुसार लॉर्ड कैनिबेलिस ने इसका मतलब इसको लागू किया है, जो स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा है ना। कार्नवालिस, इसको कार्नवालिस कर दो स्थायी बंदोबस्त को, इसे करके याद रख लो। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण क्या था। ए नंबर में दिया गया लेप्लस की नीति। बी में दिया गया है लगे कारतूस। बी नंबर में दिया गया है चर्बी लगे कारतूस। और सी में दिया है भारी कर। डी में दिया है धार्मिक हस्तक्षेप। तो धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होगा, चर्बी। ये देखिए, ये चर्बी वाला जो मुख्य कारण था। ठीक है, 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण यही था, जो बंदूकें होते थे ब्रिटिश का, उस बंदूक में चर्बी लगे हुए होते थे। तो इस चीज़ को जब पता चला भारतीयों को, तो एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया और आगे जा कर के एक बड़ा विद्रोह में परिवर्तन हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, आगे हम लोग कभी एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ए में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर और सी में दिया गया है महात्मा गांधी, डी में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट ऑफ द आंसर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 32, जो अनुच्छेद 32 है वो भारत के संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी। देखिए समाजवादी शब्द किस उद्देश्य को दर्शाता है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि केवल, ये केवल जैसे आ जाएगा समझ लीजिएगा ये नेगेटिव वर्ड है कि गलत हो सकता है। केवल सरकारी स्वामित्व तो नहीं भाई, नहीं। 2 नंबर में दिया है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बिल्कुल राइट। सामाजिक और आर्थिक न्याय को ये समाजवादी जो शब्द है उसको दर्शाता है, उसका उद्देश्य है। ठीक है,
धार्मिक समानता नहीं भाई, ये भी शामिल, इसी का अंदर शामिल हो जाएगा। धार्मिक न्याय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सारा चीज इसी में शामिल हो जाएगा। तो राइट ऑफ द आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 सिर्फ जो जो की है भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कथन दिया गया है संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, इसीलिए तो उनको भेजा गया है। कारण दिया गया है कि लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट भी कर सकती है। हाँ भाई, कर सकता है ये, अगर गलत रास्ता में चलना शुरू किया तो कर भी सकता है। तो दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है उसको भी देखना है। यहाँ पे क्यों लगा देना, तो अगर क्यों लगा देना उसके बाद अगर इसका आंसर मिल रहा है, कारण का अगर आंसर मिल रहा है तो फिर सही व्याख्या कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहा। देखिए, संसद संविधान संशोधन संशोधन कर सकती है, लेकिन क्योंकि क्योंकि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। देखिए, नहीं कर रहा व्याख्या। ठीक है, दोनों दूसरा साइड में जा रहा। तो दोनों तो सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। दोनों सही है पर कारण सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल राइट ऑफ द आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए नंबर में दिया है तिथियों को तथ्यों का याद करना भाई नेगेटिव वर्ड होता है। आलोचना आलोच आलोचन हाँ, आलोचना चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। मोटा मोटी नहीं, ठीक ही लग रहा है। केवल केवल देखिए, केवल नेगेटिव वर्ड होता है, केवल नेगेटिव वर्ड होता है, तो हम लोग का आंसर निकाल करके आ गया बी, आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। आलोचनात्मक चिंतन, राइट ऑफ द आंसर बी, आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। 25 नंबर का आंसर निकल करके आ गया बी। 26 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा भाई, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या होना चाहिए। बताइए भाई, क्या होना चाहिए। ए नंबर में कह रहा है ज्ञान का एकमात्र स्रोत। बी नंबर में कह रहा है अनुशासन बनाए रखना या नियम बनाए रखना। 3 नंबर में कह रहा है अधिगम का सहायक यानी फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर जहां देखोगे वहीं पे आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, केवल परीक्षक नहीं, हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा सी। ठीक है, अधिगम का सहायक, फैसिलिटेटर, टीचर एज द फैसिलिटेटर। ठीक है, एक टीचर फैसिलिटेट का दृष्टि से देखना चाहिए एक टीचर को, ना कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत, अनुशासन बनाए रखना, ये सारा चीज गलत हो जाएगा। परीक्षक बा, ये सब सारे नेगेटिव वर्ड है। देखिए, केवल जहाँ पे मिलेगा वहाँ नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन दिया गया है और एक रीजन के तौर पे दिया गया है। कथन क्या कह रहा है भाई, मानचित्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रभावी साधन है। हाँ है, प्रभावी साधन है। कारण कह रहा है कि मानचित्र स्थानिक समझ विकसित करते हैं। क्यों? क्योंकि मानचित्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रभावी साधन है, इसीलिए इसीलिए मानचित्र स्थानिक समझ विकसित करते हैं। अच्छा, इसको क्यों लगा दो। क्यों लगा के अगर इसका आंसर मिल रहा है तो व्याख्या कर रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं व्याख्या कर रहा है। एक बार क्यों लगा के देखते हैं। मानचित्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रभावी साधन है क्योंकि मानचित्र स्थानिक समझ विकसित करते हैं। बिल्कुल मैच तो कर रहा है भाई, तो दोनों सही है तथा कारण की सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकल करके आ गया ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 नंबर में क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में बहुस्तरीय
यानी मल्टीपल सोर्सेस का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल राइट। देखिए सामाजिक विज्ञान में बहुस्तरीय उपयोग करना चाहिए, बहुस्रोत, ठीक है। तो भी बच्चे को जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। कारण कह रहा है इसमें विद्यार्थियों विभिन्न दृष्टिकोण को समझते हैं और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। यानी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये ये भी राइट है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं वो देखना है। सामाजिक विज्ञान में बहुस्रोत का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों विभिन्न दृष्टिकोण को समझते हैं और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। तो व्याख्या तो कर रहा है, इसीलिए जो कि सामाजिक विज्ञान में बहुस्रोत का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो दोनों सही है तो कारण सही व्याख्या भी है ना। तो 28 नंबर का आंसर अब दिया हम लोग का ए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग को आ गया कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो चुना हुआ सदस्य कौन होता है, वार्ड पंच, वार्ड मेंबर नहीं भाई, वार्ड मेंबर बिल्कुल होता है, वार्ड मेंबर भी चुना हुआ सदस्य होता है। और पंचायत परिषद, अच्छा मैंने सरपंच, तो सरपंच भी होता है, सचिव नहीं होता भाई, सचिव नहीं होता, वार्ड सदस्य ये भी नहीं होता, वार्ड काउंसिलर। तो हम लोग का सी और डी गलत हो गया और ए और बी दोनों सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है, कौन सा आंसर मतलब कौन सा ये जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा राइट है, किसका बारे में पूछा गया है। 18वीं और 19वीं के बीच में, यानी 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ माने शुरुआत में भारतीय जो कपड़ा, सूती कपड़ा का जो इंडस्ट्री था उसका उसका दृष्टिकोण मतलब उसका क्या, उसके बारे में क्या सत्य है वही उसी को बताना है, ठीक है। तो कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में क्या सत्य है उसी को हम लोग को बताना है। तो आगे हम लोग देखते हैं ए नंबर में क्या लिखा है। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिका बाजार में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। हाँ भाई, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन और जो अंग्रेज जिस टाइम यहाँ पे शासन कर रहा था उसी टाइम कपड़ा जो ब्रिटेन का कपड़ा भारत में सब पसंद करने लगा, पहनने लगा, इसलिए भारत का कपड़ा मतलब भारत का जो कपड़ा था वो सबको बहिष्कार करने लगा ब्रिटेन अमेरिका ने। और यहाँ तक भारतीय लोगों ने भी धीरे धीरे इसको नकारते गया। धीरे धीरे यूरोप का जो कल्चर है, जो पहनावा है, सारा चीज मूव होते गया इंडिया का तरफ। ये अंग्रेज लोगों का यही साजिश था कि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। तो इस वजह से धीरे ये मतलब ये बात तो सही निकला कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिका बाजार में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ठीक है। बी नंबर में क्या कह रहा है भाई, बी नंबर में कह रहा है कि भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। नहीं भाई, उसके लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था, वो धीरे धीरे खत्म किया और वो अपना कपड़ा को भारत में लाया और सबको मजबूर किया पहनने के लिए। सी में कह रहा है कि कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करने लगातार कठिन होता गया। हाँ, लगातार कठिन होता गया। जो भारत का कपड़ा है वो इंग्लैंड तक जो निर्यात कर रहा था वो धीरे धीरे मतलब कठिन होते गया, इस तरह का बहिष्कार जो करने लगा। तो ये भी सही नहीं, सी भी सही है।
डी कह रहा है कि बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो पश्चिम बंगाल, जो बंगाल है, बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ये कपड़ा इंडस्ट्री जो खतरे में पड़ा था, तो यहाँ तक कि कोई लोग बेरोजगार हो गया, है ना। तो हम लोग का आंसर निकल करके आया ए और सी और डी। ए सी डी हो रहा ना, ये कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो ए सी डी कहाँ है भाई? ए सी डी, यहाँ पे ए सी डी है। तो हम लोग का आंसर निकल करके आ गया सी। गुप्त काल की प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? प्रथम कुलिक यानी गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए में लिखा है मुख्य न्यायिक अधिकारी, नहीं। बी नंबर में लिखा है मुख्य बैंकर, नहीं। सी नंबर में लिखा हुआ मुख्य व्यापारी, व्यापारी नहीं भाई। तो बचा एक डी, राइट ऑफ द आंसर डी, मुख्य शिल्पकार। ठीक है। गुप्त काल में प्रथम कुलिक शब्दों का अर्थ मुख्य शिल्पकार है। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर, 31 का आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। ए नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की, देखिए कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण प्रतिस्पर्धा प्रति करने का योग्य नहीं थे। ऐसा तो कोई आरक्षण नहीं है जो स्कूल में आप कम अंक लाओगे उसके लिए। कभी सुना है आप लोग? नहीं सुना है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ए गलत हो गया। बी क्या कह रहा है? वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षिक वंचित वर्गों की क्षतिपूर्ति है। तो हाँ, ये राइट ऑफ द आंसर। जो आदिवासी या हरिजन जो लोग हैं या जो समाज है, वो लोग मतलब आदिकाल से ही काफी वंचित रह गया है शिक्षा से। तो उस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये आरक्षण दिया गया है। ये राइट ऑफ द आंसर बी होगा। ठीक है। वोट बैंक, ये वोट बैंक के रूप में नहीं भाई, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल बी, केवल बी यहाँ है, केवल बी यहाँ है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सेक्शन जो वंचित रह गया है, एस टी एस सी जो वंचित रह गया शिक्षा से, वो लोग को आगे लाने के लिए, वो लोग को शिक्षित बनाने के लिए आरक्षण दिया गया है, ना कि स्कूल में कम अंक लाने के लिए, ना कि राजनीतिक में वोट बैंक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए भाई हम लोग विचार करते हैं क्या दिया गया घास का मैदान में। घास के मैदान के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, घास मैदान में, घास का जो मैदान है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जलवायु का होता है, क्योंकि जहाँ जैसे जलवायु उस तरह का घास देखने को मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ये आंसर ये राइट हो जाएगा, सही कह रहा है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है। हाँ भाई, ये मध्यम स्तर का होती है, जबकि बेल्ट में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। बिल्कुल, ये जो बेल्ट घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और ये जो प्रेरीज है ये आपका उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बेल्ट में वनस्पति आवरण विरल है। बेल्ट में वनस्पति आवरण विरल से क्या कह रहा है ये भाई? विरल है क्या? तो विरल, विरल है, मोटा मोटी पकड़ सकते हैं। रुकिए पहले डी देख लेते हैं। बेल्ट उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता, नहीं भाई, यही तो गलत कर दिया। बेल्ट जो है दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जबकि प्रेरिज दक्षिण गोलार्ध, नहीं भाई, उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है, अमेरिका में। ठीक है, तो ये डी हम लोग का कट जाएगा। तो हम लोग का ए बी और सी, ए बी और सी कहाँ है? ए बी सी, राइट ऑफ द आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर
विचार कीजिए। विचार करते हैं भाई, क्या विचार करना है? सामाजिक विज्ञान हमें अपनी सामाजिक विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है। हाँ भाई, करती है। बी नंबर कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में भी बताता है। बिल्कुल राइट, दोनों सही है। दोनों सही है, कहाँ है? दोनों सही है। राइट ऑफ द आंसर सी। 34 क्या कह रहा है भाई? 34 कह रहा है कि वो बुर्ज बुर्ज छाल कहाँ पाई जाती है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रथाएं यानी सूक्त लिखी गई है। यानी वैदिक प्रथाएं जो लिखा गया था, जो बुर्ज के नाम से जाना जाता है उसको, वो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, या फिर महाराष्ट्र में, या बिहार में, या बंगाल में? तो ये राइट ऑफ द आंसर कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर में बुर्ज। बुर्ज होम भी कश्मीर में मिलता है, और बुर्ज ये एक ताड़पत्र था जिसमें वैदिक ऋग वैदिक की जो प्रार्थनाएं है वो लिखा गया है, और रखा कहाँ गया है? सुरक्षित महाराष्ट्र में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल कृति में हमें आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है? शिल्पादकरम नहीं भाई, बेलपत्र नहीं, ये पेरियापुरम। इसमें आम महिला और पुरुष के बारे में, जीवन के बारे में सूचित करती है। ठीक है, तो राइट ऑफ द आंसर डी, पेरियापुरम। आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है ना। 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, अच्छा कौन सा मेल नहीं खा रहा? ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, नेगेटिव ढूंढना है। खजुराहो, चंदौल, चहल ये मिल रहा है इससे संबंधित है। एहोल चालुक्य वंश से संबंधित है। कांचीपुरम पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम नहीं भाई, ये जो कि गलत है। तो हम लोग का डी आंसर, राइट ऑफ द आंसर डी हो जाएगा। महाबलीपुरम जो है पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है, इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये मेल नहीं खा रहा, तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि दिए गए कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, करते हैं विचार। क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है इतिहासकार समय को केवल घंटों, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बिताने के रूप में देखते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। जो कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल राइट। तो ए गलत है और बी सही है। ठीक है, ए गलत है और बी सही है। शूरवीरों एवं वीर गाथाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवी देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कथाएं भी सम्मिलित है। क्या ऐतिहासिक लेख महाकाव्य? ये राइट ऑफ द आंसर बी। ठीक है, ऐतिहासिक लेख नहीं होगा, वृत्तांत नहीं होगा, संदर्भ इकाई नहीं होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ द आंसर बी। महाकाव्य में शूरवीर और वीर गणाओं का जो उसका बारे में लंबी लंबी रचना लिखा गया है महाकाव्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुषाणों के माध्यम एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत। राइट ऑफ द आंसर टू। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित समुदाय 42 कह रहा है कि निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? प्रारंभिक, अच्छा प्रारंभिक से लेकर, है ना, प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। अच्छा, तो सबसे पहले सांताल आएगा भाई। ठीक है, ये 1855 में, सॉरी 1855 में होगा। ये सांताल पहले नहीं आएगा, पहले कोल आएगा। ये 1832 के आसपास अपना विद्रोह करते हैं, तो कोल पहले आएगा, उसके बाद सांताल आएगा, उसके बाद बस्तर आएगा, उसके बाद बली आएगा। राइट ऑफ द आंसर, राइट ऑफ द आंसर बी। ठीक है, एक बार बता देते हैं। कोल जो कि 1832 के आसपास विद्रोह करता है। विद्रोह कहाँ से करता है? ये छोटा नागपुर से करता है। सांताल जो झारखंड का ही है, ये 1855 में। बस्तर बस्तर करता है
1919 के आसपास, और बलि बलि करता है 1945 के आसपास, ठीक है। विद्रोह बता दिया। अभी पंचांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई। पंचांग तालियों का एक पुस्तक है, हाँ पुस्तक है, जिसमें प्रत्येक माह के दिन और माह के दरों के साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। हाँ भाई, राइट है आंसर, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण, चंद्र, सूर्योदय, सूर्य आदि घटनाओं का सटीक आकलन बताता है। बिल्कुल सही भाई, ये भी सही लग रहा। सी कह रहा, मौसम के पूर्वानुमान, त्योहार की तिथि, समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग वेद वेद स्तर पर उपयोग होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, तो ये भी सही लग रहा। तो ए बी सी तीनों सही लग रहा है। ए बी सी कहाँ है? यहाँ पे ए बी सी तीनों सही, हम लोग का आंसर निकल करके आ गया डी। 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है कि काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? अच्छा, इसका मतलब जो प्रचलित नाम क्या है वो पूछा गया है। तो संसद नहीं भाई, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। बिल्कुल राइट ऑफ द आंसर, राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 45 कह रहा है कि संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। क्या करता है प्रश्नकाल सुनिश्चित? ए नंबर में दिया है कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही। बी में दिया है न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता। नहीं, न्यायपालिका नहीं आएगा। विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, नहीं भाई, लोकतांत्रिक खतरे में आ जाएगा। न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग, नहीं भाई, ये भी नहीं। तो राइट ऑफ द आंसर ए। कार्यपालिका जो होता है, जो कार्यपालिका होता है उसको विधायिका के तरफ जवाबदेही, इस ए वाला आंसर राइट है। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? अच्छा, बाजार का प्रकार से सवाल पूछा गया है। आप लोग देखिए, वीकली मार्केट, सामूहिक बाजार, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी है। दादन व्यवस्था, दादन व्यवस्था नहीं है भाई। दादन व्यवस्था वो व्यवस्था होता है जो बुनकरों को कच्चा माल देता है और कंप्लीट माल लेता है, ठीक है, उसको उसी को दादन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। मॉल, ये भी एक बाजार का प्रकार ही है, बाजार का टाइप्स, यानी बाजार का टाइप्स ए है और बी है और डी है, सी नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑफ द आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं 46। 46 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? अच्छा, देखिए नेगेटिव पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। सी टेट में नेगेटिव वाला बहुत कंफ्यूजन करता है। सूर सागर, ये भी है। सूर सावली, ये भी सूरदास का है। साहित्यिक रत्ना, ये नहीं है भाई, साहित्यिक रत्ना सूरदास का रचना नहीं है, ठीक है। साहित्यिक लहरी, ये भी सूरदास का ही है। तो नेगेटिव आंसर पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 क्या कह रहा है? कथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। कथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। कथन को पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि व्यवहारिक तौर पर मनुष्य के लिए सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है, मोटा मोटी इसको पकड़ते हैं। कारण कह रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसे ही रही है, जबकि जीवन हमेशा ऐसा नहीं जैसे हम आज देखते हैं। बिल्कुल राइट, दोनों सही है। व्याख्या कर रहा कि नहीं, देखिए, व्यवहारिक तौर पे मनुष्य के लिए सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसे ही रही है, जबकि जीवन हमेशा ऐसा नहीं था जैसे हम आज देखते हैं। तो व्याख्या तो कर रहा है भाई, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑफ द आंसर ए। निम्नलिखित 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कोई स्वतंत्र क्षेत्र राज्यों में बिखर गया। हाँ, धीरे धीरे बिखर गया था भाई, जो मुगल साम्राज्य है। रीजन कह रहा है कि मुगल सम्राट की सत्ता पतन के साथ कई प्रांतों में सूबेदार और बड़े जमींदार ने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे
विभिन्न हिस्से में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। हाँ, ये भी सही है। तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्र राज्यों में बिखर गया। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट की सत्ता पतन के साथ कई प्रांतों में सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में अपनी शक्ति का प्रबल कर ली। हाँ, इसीलिए जो कि मुगल साम्राज्य बिखर गया। तो दोनों कथन सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है ए। ठीक है, तो राइट ऑफ द आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है? अच्छा, भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है किस क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में नहीं भाई, तमिल क्षेत्र में। राइट, तमिल क्षेत्रों में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑफ द आंसर बी। पंजाब में नहीं, बंगाल में भी नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए और बी को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉजिटिव आंसर देना है। ये कह रहा है कि राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, राममोहन राय को इसीलिए समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है ना। बी नंबर कह रहा है कि सुधारक सुधारक का विचार था कि इस तरह की परिवेश लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन के नए ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल राइट, दोनों सही है। ये बात भी सही है, वो बात भी सही है। और राममोहन राय एक समाज सुधारक था, है ना। और बहुत सारे काम किए, बहुत सारा योगदान दिया अपना समाज सुधार में। सती प्रथा जैसे घटना, है ना। तो राइट ऑफ द आंसर ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों है सी में। 51 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का पहचान करें। ये कह रहा है कि आदिवासियों मुखियाओं ने उपनिवेश काल में अपनी प्रशासन शक्ति को खो दिया। तो उपनिवेश काल में आदिवासी अपना शक्तियों को खो दिया, ये तो राइट है। क्योंकि ब्रिटेन अंग्रेज ने आदिवासियों का ऊपर इतना जुल्म किया कि क्या ही बोलेंगे। फांसी, यहाँ तक फांसी भी दे दिया गया। तो ये बात सही है, आदिवासियों ने अपना जो शक्ति है उसको खो दिया था। दूसरा बी नंबर कह रहा है कि आदिवासियों मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी। नहीं भाई, ये लोग को कोई अनुमति नहीं दिया गया था, ये लोग से छीन लिया था जमीन। सी कह रहा है अपने लोगों में आदिवासी मुखिया का परंपरागत अत्यधिक बना रहा। नहीं भाई, ये पूरी तरह से गलत लग रहा है। मुखिया को परंपरागत आधिपत्य बना रहा, नहीं ये गलत है, इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि भूमि पर कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ दिया गया है, सीमित क्षेत्र दिया गया था। अच्छा, हाँ थोड़ा देर के लिए इसको मान सकते हैं बी को, पूरी तरह से गलत नहीं है। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी थी, ये बात सही है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अपने लोगों आदिवासी मुखियाओं को परंपरागत अत्यधिक बना रहा, ये बना नहीं रहा है, ये पूरी तरह से छीन लिया गया था। ठीक है, तो ए और बी सही होगा। ए और बी, ए नंबर राइट ऑफ द आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 52, महिलाओं और सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथ के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता मिला। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन शासन काल के दौरान जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वेद पुराण, इसमें जो समाज सुधार या फिर कोई भी कानून, बहुत कानून को समझने में, आगे लागू करने में बहुत सारे इनको मतलब हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल मिला प्राचीन ग्रंथ में। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथ बहुत हेल्पफुल किया, आगे जो नियम कानून बनाया है उसको देखने में। बी कह रहा है कि सामाजिक जो प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथाएं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया था।
हाँ, नकार दिया था। तभी ना सती प्रथा को नकार दिया था, सती प्रथा को हटा दिया गया। तो हम लोग का ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, राइट ऑफ द आंसर सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही निम्नलिखित सही आंसर का चुनाव करें। ठीक है, कथन ए दिया गया है, प्रत्येक राजवंशों के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल दिया। बिल्कुल राइट है। प्रत्येक राजवंश जो है वो अपना राजा शासक होने के अपने नैतिक जो अधिकार है उस पर बल दिया था। कथन बी कह रहा है, कथन दो कह रहा है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उदय घोषणा के कारण नहीं, सॉरी, उदय घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना की स्थानों का निर्माण किया। बिल्कुल राइट। जो पहले राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो ईश्वर है उसके साथ घनिष्ठ संबंध मतलब करने के लिए, घनिष्ठ संबंध रखने के लिए, यानी उनको दर्शाने के लिए राजाओं ने उपासना उपासना का स्थान का निर्माण किया था। ठीक है, तो दोनों कथन सही लग रहा है, कोई गलत नहीं है। तो ए और दो दोनों सही है और व्याख्या भी सही लग रहा है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है तथा ए दो की व्याख्या भी है। तो हम लोग का क्वेश्चन 50 प्लस एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए है। आगे हाँ, हमारा इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक भी कीजिए। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।